हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर आज हम अपने दूसरे पेपर राजस्थान के इतिहास के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम राजस्थान से हैं इसलिए हमें राजस्थान का इतिहास जानना चाहिए। राजस्थान का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर हमें प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के अवशेषों से लेकर के आधुनिक काल तक का इतिहास हमको प्राप्त होता है। क्योंकि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, इसलिए वो इतिहास लेखन की परंपरा राजस्थान में भी नहीं रही। इसलिए राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए भी हमें सबसे पहले राजस्थान के इतिहासों के स्रोतों को जानना होता है। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को भी हम दो ही भागों में बांटते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में जो भी उस समय के अवशेष हैं, वो चाहे इमारतें हों या उस समय की मूर्तियां हों, वस्त्रों के अंश हों या उस समय के सिक्के हों, अभिलेख हों, उन सब के माध्यम से हमें तात्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। खुदाई में जो अवशेष प्राप्त होते हैं, नगरों के अवशेष मिले हैं या जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि कालीबंगा में हमें सबसे पहली बार जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। तो जो खुदाई में अवशेष मिले हैं उनके माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। राजस्थान के इतिहास के जानने के साहित्यिक स्रोतों को हम कई भागों में बांटते हैं। संस्कृत में साहित्य, फारसी साहित्य, क्योंकि मुग़लों का शासन रहा, तुर्कों का शासन रहा, तो उनके द्वारा भी जो लेख लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, जो भी साहित्य का लेखन किया गया, तो संस्कृत साहित्य, अरबी फारसी का साहित्य, इसके अलावा स्थानीय भाषा में यानी राजस्थानी भाषा में लिखा गया साहित्य। राजस्थानी भाषा में जो साहित्य है, उस साहित्य में हमें बहुत सारे साहित्यकारों की रचनाओं के साथ साथ कुछ ये माना जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर चारणों और भाटों की एक लंबी बड़ी परंपरा रही है और उन चारणों और भाटों के द्वारा शासकों के संदर्भ में बहुत सारा कुछ लिखा गया, कवित्व के रूप में लिखा गया या इतिहास के रूप में लिखा गया, युद्ध की घटनाओं के बारे में उन लोगों के द्वारा लिखा गया। इसके अतिरिक्त उस समय राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बहुत सारे बहियाँ हैं, फरमान हैं, पट्टे हैं, उनके माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यह है राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। यहाँ हम ये बात बता रहे हैं कि राजस्थान का इतिहास हम आरंभिक यानी प्रारंभिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक पढ़ते हैं। तो इसकी जो तीनों यूनिट हैं, उन तीनों यूनिट्स को हमने प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के साथ में जोड़ा हुआ है। जो प्राचीन काल का इतिहास मिलता है, जहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर सभ्यताओं तक का जो काल है, या जो स्थानीय शासकों का जो हिंदू शासकों का जो शासन का काल है, वो सब प्राचीन काल में आता है। और जब तुर्क भारत में आए और तुर्की शासकों ने राजस्थान के ऊपर आक्रमण करने प्रारंभ किए और फिर यहाँ के स्थानीय शासकों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का जो कार्य किया, वो सब हम मध्यकालीन राजस्थान के अंतर्गत अपनी सेकंड यूनिट में पढ़ते हैं। और थर्ड यूनिट में जब मुग़लों का प्रभाव क्षीण पड़ता चला गया और मराठों का उद्भव हुआ और मराठों के साथ साथ अंग्रेज़ों का उद्भव हुआ, वो सब कुछ हम अपने थर्ड यूनिट के अंतर्गत आधुनिक भारत के साथ जोड़ते हुए पढ़ते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान का इतिहास काफ़ी विस्तृत है, व्यापक है, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का इतिहास है। तो पहली यूनिट के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों का अध्ययन हमारे पहले टॉपिक के अंतर्गत होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान में पुरापाषाणकालीन एवं मध्यपाषाणकालीन संस्कृतियाँ।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान में प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं। वह मानव जिसने कि पाषाण का प्रयोग करना प्रारंभ किया था, उस मानव के अवशेष हमें राजस्थान में मिले हैं। उसका कारण भी यह है कि अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, वह राजस्थान में विद्यमान है। तो बरसों बरस पहले, लाखों साल पहले ये अरावली पर्वत श्रृंखला आज की तरह से सूखी नहीं रही होगी, यह हरी भरी रही होगी, यहाँ पानी रहा होगा। जैसा कि बहुत सारी नदियाँ जो कि अब बरसाती नदियों में परिवर्तित हो चुकी हैं राजस्थान के अंदर, उनको देखने से लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि वनस्पति थी, पानी की अवेलेबिलिटी थी, तो प्रारंभिक मानव के शरण स्थल यहाँ की अरावली पर्वत श्रृंखला रही। इसलिए हमें यहाँ पर पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन मानव के अवशेष प्राप्त होते हैं। चाहे वो बैराट हो, गिलूंड हो, नूह हो, नगर हो, टोंक के पास में हो, हमें बहुत सारी जगहों पर पुरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। तो उनके बारे में हमें अध्ययन करना है कि किस तरह से राजस्थान के अंदर ये संस्कृतियाँ थीं और इन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। अगला टॉपिक हमारा है ताम्र पाषाणिक एवं ताम्रयुगीन संस्कृतियों का विस्तार एवं विशेषताएं आहड़, बालाथल और गणेश्वर के संदर्भ में। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम बात कर चुके हैं कि सबसे पहले मानव ने पत्थर का प्रयोग करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इन पत्थरों को तराशना प्रारंभ किया और हल्के और तीखे धारदार पत्थरों के औजार बनाने प्रारंभ किए। इन्हीं पत्थरों की खोज में एक दिन उसके हाथ में एक ऐसा पत्थर आया जिसमें शायद तांबे के अवशेष थे। तांबा था उसके अंदर। और क्योंकि मनुष्य के द्वारा अग्नि का आविष्कार कर लिया गया था, और हम ये बात बहुत पहले कर चुके हैं कि अग्नि के आविष्कार के उस समय माचिस तो होती नहीं थी, लाइटर होता नहीं था कि बार बार आग को जला लें। तो ये जो मानव था, जो जंगल में विचरण करता था, वो उस आग को निरंतर जला करके रखता था। तो ऐसे में शायद आग पर कोई पत्थर गिरा होगा जिसमें तांबा रहा होगा। वो पत्थर गर्मी से, लगातार मिलने वाली गर्मी से पिघला होगा। उसमें से जो तांबे की धातु थी वो पिघल कर बहकर आगे गई होगी, बहकर आगे जाके वो सूखी होगी और शायद इसी प्रकार से तांबे की खोज हुई होगी। मानव के द्वारा उस वस्तु को देखा गया जिज्ञासा के पूर्वक। उसके बाद में उसने उसको देखा, उसको भी पत्थर से घिसने की कोशिश की और शायद उससे तांबे के औजार या तांबे के उपकरण बने। तो प्रारंभ में जब मनुष्य ने तांबे की खोज की थी, तब वह पाषाण का भी प्रयोग करता था और तांबे का भी प्रयोग करता था। अरावली पर्वत श्रृंखला में आज भी खेतड़ी और उसके आसपास हमें तांबे का प्रचुर भंडार प्राप्त होता है। तो ताम्र पाषाणिक और ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ राजस्थान में विकसित हुईं और इसके 3 प्रमुख केंद्र थे, आहड़, बालाथल और गणेश्वर। गणेश्वर सीकर जिले में नीमका थाना के पास में स्थित है। यहाँ पर हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और उस ताम्रयुगीन सभ्यता में तांबे के उनके उपकरण मिले हैं, उनकी बस्तियाँ मिली हैं। इसी प्रकार से आहड़, जो कि उदयपुर के बिल्कुल पास में है, आहड़ नदी के किनारे पर है, जिसे आज अपभ्रंश में आयड़ भी बोला जाता है। तो आहड़ में नदी है जो ऐसा माना जाता है कि जो झुंझुनू सीकर ज़िले की अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहाँ की नदियाँ इस के माध्यम से ये तांबा अन्य सहायक नदियों से होता होता उदयपुर तक पहुँचा करता था। तो इस प्रकार से आहड़ में भी हमें ताम्र पाषाणिक और ताम्रयुगीन संस्कृतियों की बस्तियाँ मिली हैं, जहाँ पर इस युग के लोग रहते थे। उनके द्वारा प्रयोग में लिए गए उपकरण और उनके मकानों और रहन सहन के तौर तरीके हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि इन संस्कृतियों की क्या प्रमुख विशेषताएं रही थी।
इसी प्रकार से बालाथल के बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार की बस्तियां वहाँ पर मिली, किस प्रकार के उपकरण वहाँ पर मिले, इन तीनों जगहों की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं और इनका विस्तार कितनी दूर तक था, यह हम ताम्र पाषाणिक एवं ताम्रयुगीन संस्कृतियों के विस्तार एवं विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ते हैं। और ये तीनों स्थान आहड़, बालाथल और गणेश्वर के संदर्भ में ही अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद नंबर आता है अगला टॉपिक का, कालीबंगा संस्कृति की विशेषताएं। जैसा कि हम प्राचीन भारत के अंदर पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में कालीबंगा के अंदर हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा जो सबसे पहले गंगानगर ज़िले के अंदर माना जाता था, उसके बाद गंगानगर बीकानेर में आता था, बीकानेर के बाद गंगानगर में, और गंगानगर के बाद जब एक और ज़िला बना तो आज की डेट में हम हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर इस स्थान को मानते हैं। तो कालीबंगा के अंदर, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ी। तो कालीबंगा के अंदर हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर संयोजन, वहाँ पर मिली अग्नि वेदिकाएँ, जुते हुए खेत और जो अवशेष हैं उनके आधार पर हम इस सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है राजस्थान में मत्स्य जनपद एवं गणतांत्रिक जातियाँ। प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जनपदों से महाजनपद बने थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक महाजनपद हमें राजस्थान में मिलता है जिसका नाम है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद महाजनपद काल के अलावा महाभारत में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला था तो उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिला था, और यह 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने मत्स्य जनपद के अंदर ही, मत्स्य जो राज्य था वहीं पर बिताया था, जिस विराट नगर जिसकी राजधानी थी, जिसे आज बैराट कहा जाता है। तो ये मत्स्य जनपद के बारे में हमें उल्लेख करना है कि मत्स्य जनपद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, यहाँ का शासन या यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी। जिस प्रकार से जनपद और महाजनपद थे, जनपदों में और महाजनपदों में हमने ये बात प्राचीन भारत में की थी कि 2 प्रकार के महाजनपद होते थे, एक राजतंत्रात्मक और दूसरे गणतंत्रात्मक। तो राजस्थान में भी कुछ गणतंत्रात्मक जातियाँ थीं, जिनमें योधेय, अर्जुनायन प्रसिद्ध हैं। तो इन लोगों के जो शासन, ये जो जातियाँ थी, योधेय, अर्जुनायन जो जातियाँ थीं, ये कहाँ पर थीं, इनका शासन कहाँ पर था और इनकी क्या विशेषताएं थी, यह हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं कि राजस्थान में मत्स्य जनपद एवं गणतांत्रिक जातियाँ। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है राजपूतों का उदय। भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास प्रसिद्ध रहा और उसमें मौर्य साम्राज्य के भी अवशेष हमको राजस्थान में मिलते हैं। मौर्यों के बाद में गुप्त साम्राज्य का शासन रहा, गुप्तों के बाद में वर्धन वंश रहा, और फिर एक समय ऐसा आया जबकि कोई केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं रही। ऐसे में राजस्थान के अंदर अरबुदा पर्वत पर यानी आबू में एक यज्ञ हुआ, और क्योंकि मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, आक्रमण बढ़ते जा रहे थे, ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर हमें यह उल्लेख मिलता है कि मुसलमानों के बढ़ते हुए आक्रमणों का सामना करने के लिए आबू पर्वत पर एक यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में से वीर राजपूत निकले, यानी अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जो गुहिल, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान कहलाते हैं। तो ये जो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संदर्भ में जो भिन्न भिन्न विचार हैं, जैसे अग्निकुंड से कुछ लोग ये मानते हैं राजपूत राजपुत्र का अपभ्रंश है, राजा के पुत्र को राजपुत्र कहा जाता था, तो ये राजपुत्र का अपभ्रंश है राजपूत। कुछ ये इतिहासकार ये कहते हैं कि
जो विशेषताएं राजपूतों की बताई गई हैं वही विशेषताएं क्षत्रियों की थी, तो राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत विदेशी थे, वे शकों के वंशज हैं। तो ये विदेशी जो जातियां भारत में आईं समय समय पर, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और वो आकर यहीं पर बस गईं और कुलीन वर्ग के अंतर्गत इनका प्रवेश हो गया, उन्हीं से इन राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो राजपूतों के बारे में जो भिन्न मत हैं उनको देखते हुए हमें राजपूतों के उदय के कंसेप्ट के बारे में, सिद्धांत के बारे में बात करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति में ये माना जाता है कि ये प्रमुख राजपूत 4 युवक निकले थे, जिनमें से गुहिल, गुर्जर, प्रतिहार और चौहान विशेष रूप से हैं। गुहिल मेवाड़ में थे, चहमान रणथंभौर सांभर के आसपास थे, अजमेर रणथंभौर सांभर के आसपास थे, और अन्य जगहों पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो गुहिलों के, गुर्जर प्रतिहारों के और चौहानों के कौन कौन से प्रसिद्ध शासक रहे हैं उनको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। गुहिल, गुर्जर प्रतिहार और चौहानों का उत्कर्ष एवं उनका विस्तार। तो इस प्रकार हमारा राजस्थान के इतिहास की पहला खंड या पहली यूनिट के बारे में आज हमने आपस में बातचीत की है। बाकी अपने अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।